हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार गर्ग, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज भौतिक विज्ञान में हम कक्षा 12 के लिए टॉपिक पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। अब सबसे पहले ज़रा इसमें आने वाले आप शब्दों को समझें। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण होता है या आवेश समुदाय के कारण होता है, आवेश के ग्रुप के कारण होता है। लेकिन एक समान और बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र किसी अन्य आवेश के कारण है। जो वैद्युत द्विध्रुव हम लेंगे उस वैद्युत द्विध्रुव का खुद का वैद्युत क्षेत्र वो नहीं है, तो उसे कहेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र। और एक समान वैद्युत क्षेत्र वह होता है जिसमें बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है वो दो प्लेटों के बीच किया जाता है, जिसमें से एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक प्लेट नेगेटिव हो। तो इन दोनों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी वो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी होंगी और एक दूसरे से समान दूरी पर भी होंगी, समदूरस्थ होंगी। तो ऐसे क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है, वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश समान हो, लेकिन चिन्ह दोनों के विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब जैसे HCl है, तो HCl का जब आप अणु लेंगे तो इसमें H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं होते आपस में, ये केवल बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो HCl का अणु है ये अपने आप में एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब जब वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, अब देखो एक चीज होती है बल, एक होता है बलाघूर्ण और एक होता है बल युग्म का आघूर्ण। बल किसी वस्तु पर भी आपने सुना होगा, इस पर इतना बल लगा दिया, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। तो बल लगाने पर वो बल के प्रभाव से वस्तु, ये आवश्यक तो नहीं है कि वो गतिमान हो ही जाए। मैं दीवार पर बल लगा रहा हूँ लेकिन दीवार तो अपनी जगह से नहीं चली, तो मैंने दीवार पर क्या लगाया, बल, या बल लगाने से वो चल गई तो भी बल लगाया। लेकिन जहाँ शब्द लग जाएगा आघूर्ण, तो आघूर्ण का मतलब है कि बल लगाने से वो वस्तु घूम जाएगी। जैसे आप देखें रजिस्टर है, मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और इस पर ऐसे मैंने बल लगाया तो ये घूम गई अपनी अक्ष के विपरीत है, जो ये घूर्णन अक्ष है जहाँ से मैंने इसे पकड़ रखा है। अगर यहाँ से मैंने इसे पकड़ रखा है तो अब घूर्णन अक्ष यहाँ अंगूठे उंगली से मिलाते हुए ये चली जाएगी, तो अब ऐसे घूमेगी। तो इस समय बल लगाने से ये वस्तु चल नहीं रही है, केवल क्या हो रही है, घूम रही है, तो ये कहलाएगा इस समय बलाघूर्ण। और बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म के आघूर्ण के लिए आपने देखा होगा कोई कैन का ढक्कन होता है, तो जब ढक्कन को हम घुमाते हैं ऐसे तो दो बल लगते हैं, एक इधर से एक इधर से, तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत, और दो बल लगते हैं तभी वो ढक्कन घूम पाएगा। हम पानी की टंकी खोलते हैं तो पानी की टंकी जब हम खोलते हैं तो उस पर भी हम कितने बल लगाते हैं, दो, और वो भी घूमती है। स्टीयरिंग है, हम तो स्टीयरिंग भी दो हाथों से ऐसे घुमाते हैं तो उस पर भी दो बल लगाते हैं। तो युग्म का मतलब क्या हुआ, दो जोड़ा, यानी तो जिस पर दो बल लगेंगे और उस बल के कारण वो वस्तु क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, तो वो कहलाएगा फिर बल युग्म का आघूर्ण। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखें जरा ध्यान से, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र
और इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब जरा आप इमेजिन करें कि मान लिया यही है वैद्युत द्विध्रुव है, इसके एक तरफ प्लस क्यू आवेश है और एक तरफ माइनस क्यू आवेश है और बीच में ये दूरी है। दूरी अभी बताया था कि वो दूरी अल्प दूरी है और वो किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों आवेश अलग अलग है। अब देखो मैं इसे वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख देता हूँ अक्ष के समांतर। तो जब मैं इसे अक्ष के समांतर रखूँगा तो अक्ष के समांतर रखने से क्या होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू पर भी और प्लस क्यू पर भी दोनों ही आवेशों पर बल लगेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा इधर को, और माइनस क्यू के आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर को लगेगा इसके विपरीत। तो दोनों बल, और ये बल लगेगा कितना, F बराबर क्यू ई। तो F बराबर क्यू ही इधर को और F बराबर क्यू ही इधर को। तो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हो गए और एक ही दिशा में हो गए। तो जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं और एक ही दिशा में है, एक ही लाइन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये अक्ष के समांतर नहीं है और ये वैद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन में है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो अब क्या होगा, अब भी दोनों आवेशों पर बल लगेंगे। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर को क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश पर बल इधर को लगेगा, ये भी क्यू ई, ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो अब भी इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं, दो बल। दोनों के परिमाण समान है क्यू ई। लेकिन अगर आप देखें अब तो ये लाइन ये है और ये इस लाइन में है, तो अब दोनों की क्रिया रेखा एक नहीं है। तो जब दोनों की क्रिया रेखा नहीं है तो अब ये एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, बल युग्म का। तो अब इस पे बल युग्म के कारण जो ये इस कंडीशन में है, तो ये दोनों बल युग्म इसे घुमाने का कार्य करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, और घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ले आएंगे, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेंगे। तो क्षेत्र के समांतर जब लाने का प्रयत्न करेंगे तो इसका मतलब इस पर एक ऐसा बल लगेगा जो इसे घुमाने का काम करेगा, वही कहलाएगा बल युग्म का आघूर्ण। और ऐसा जो बल लगता है वापस लाने का जो काम करता है उसे कहते हैं प्रत्यानयन। प्रत्यानयन बल युग्म। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा जो इसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का काम करेगा। उसका हमें मान निकालना है, तो उसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टो से। और टो बराबर यानी प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, टो बराबर होता है इन दोनों में से एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और बलाघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण क्या होता है, बल गुना बल की क्रिया रेखा से। जैसे मैं बल ऐसे लगा रहा तो इस लाइन से, यहां लगा रहा हूं तो इस लाइन से, बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। बल गुना बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, ये तो है बलाघूर्ण। और बल युग्म का आघूर्ण दोनों में से एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो जरा, एक बल, तो बल तो एक ले लो कोई सा भी, दोनों के मान समान है क्यू ई, और लंबवत दूरी एक बल ये है, दिशा ये है, एक की दिशा ये है। तो अगर मैं दोनों के बीच खींचूं तो ये जो दूरी है ये दोनों के बलों के बीच की
लंबवत दूरी है। अगर मैं इसे ए बी सी लिख दूं तो ये ए सी है। अब देखो इस ए सी का मान जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई लेते हैं वो लेते हैं 2L। ये कोण थीटा है जो वैद्युत द्विध्रुव अक्ष की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बना रहा है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बनाने वाला कोण ये थीटा है। अब इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण AC अपॉन AB। AB हो गया 2L इधर आ जाएगा तो AC इक्वस टू 2L साइन थीटा। ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। तो इस सूत्र में रख दें टो बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। इसे 2QL को एक साथ लिख लें 2QL इंटू E साइन थीटा। अब देखो आपने पढ़ा होगा एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक है ये वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप जानते होंगे किससे रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वो P बराबर होता है Q गुना 2L वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2QL। तो इस 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं P। तो टो इक्वस टू हमारे पास आया PE साइन थीटा। ये ही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र है। टो बराबर PE साइन थीटा। आपने लास्ट ईयर ये टो जो राशि है ये सदिश राशि है। मात्रक बल और दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर ये हो गया इसका मात्रक। अब देखें आपने लास्ट ईयर वेक्टर्स के गुणन पढ़े थे, दो वेक्टरों का सदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन। दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन था A डॉट B बराबर AB कोस थीटा, यानी दोनों वेक्टरों की गुणा करने के पश्चात हमें कैसी राशि मिल रही थी, अदिश राशि। लेकिन अगर दो वेक्टरों की गुणा करने के पश्चात हमें सदिश राशि मिल रही है तो उसे हमने कहा था A क्रॉस B। तो यो A क्रॉस B बराबर था AB साइन थीटा, और इसमें साथ में दिशा भी थी। अब देखो हमारे पास यहाँ आ रहा है PE साइन थीटा, तो साइन थीटा आ रहा है साथ में। तो जब साइन थीटा आ रहा है तो इसलिए ये टो कैसी राशि है, सदिश राशि। और जब सदिश राशि है तो इसे मैं क्रॉस के रूप में लिखूंगा, दो वेक्टरों का क्रॉस। और दो वेक्टर कौन से हैं, वो P और E। तो टो इक्वस टू P क्रॉस E। ये वेक्टर रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो टो इक्वस टू P क्रॉस E। अगर मैं टो बराबर PE साइन थीटा, ये टो अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा अधिकतम हो। और साइन में अधिकतम मान होता है 1, यानी जब थीटा 90 डिग्री हो, साइन 90 का मान 1। तो टो मैक्सिमम वो किसके बराबर रह जाएगा, PE के, यानी P बराबर टो मैक्सिमम अपॉन E। अगर E 1 हो तो P इक्वस टू टो मैक्सिमम। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की परिभाषा दी जा सकती है। तो P क्या हुआ, टो मैक्सिमम के बराबर हुआ, जबकि E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलम हो। तो इसलिए किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है,
जबकि वह एकांक एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और थीटा हमने कितना लिया 90, क्षेत्र के लंबवत रखा हो। क्या कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वह 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। अब इसमें जरा 3-4 कंडीशन देख लें हम क्या क्या। फर्स्ट, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसा क्षेत्र के समांतर है, ऐसा क्षेत्र के समांतर, तो क्षेत्र के समांतर है तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि साइन 0 0, तो टो बराबर क्या होगा 0, यानी इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। सेकंड, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, तो क्षेत्र के लंबवत थीटा यानी कितना हुआ 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1, तो उस समय टो इक्वस टू किसके आया पीई के, और ये अधिकतम होगा, बस इससे ज़्यादा हो नहीं सकता टो, तो ये टो मैक्सिमम हो जाएगा पीई। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव किसी भी कोण पर हो थीटा पर, तो सूत्र लगेगा टो बराबर पीई साइन थीटा। लेकिन अगर ये क्षेत्र की दिशा से ऐसे 180 डिग्री का कोण बनाए, यानी क्षेत्र के चाहे तो समांतर हो, थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो प्रति समांतर, तो थीटा 180 होगा तो टो बराबर पी ई साइन 180, और साइन 180 का मान फिर से क्या होता है 0, तो इसलिए टो अब भी किसके बराबर होगा 0। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण है वो निर्भर करेगा कोण पर। अगर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कोई कोण बना रहा है तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, और वो बल युग्म का आघूर्ण उसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। इसमें क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। जब वो क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तो अब उस पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, और वो क्षेत्र के समांतर या क्षेत्र की विपरीत दिशा में रह जाएगा। अगर वो पहले से ही क्षेत्र के समांतर या क्षेत्र की विपरीत दिशा में है तो फिर उसी में रहेगा। अब देखो, मान लिया वो क्षेत्र के समांतर ऐसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, और आप उसे अब ऐसे लाते हैं, तो इस समय लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। ये क्षेत्र के समांतर था और आपने उसे थीटा कोण पर लिया है, तो वैद्युत द्विध्रुव को लाने में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस दिशा में है ऐसे, और आप इसे छोड़ दें, तो ये छोड़ते ही घूम के अपने आप ऐसे आ जाएगा, तो जो इसे वापस लाने का काम करेगा, क्योंकि स्थिर इसी अवस्था में रहेगा, तो जो इसे वापस लाने का काम करेगा वो ही बल युग्म का आघूर्ण होगा। समझ में आ रही होगी बात? जो इसे वापस लाने का काम करेगा वो ही प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहलाएगा। ये नहीं कि क्षेत्र की दिशा से हम थीटा कोण घुमा दें, तो वो थीटा कोण घुमाने में फिर हमें कार्य करना पड़ेगा, उसका सूत्र अलग आएगा। ठीक, सबकी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।